नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक विचारक गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न दोस्तों, इसका जो पहला प्रश्न है वो यह है कि उदारवादियों का शिरोमणि नेता किसको कहा जाता है। उदारवादियों का शिरोमणि नेता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 में। इसका इस जन्म स्थान है महाराष्ट्र के रत्नागिरी के कोटलक ग्राम में। तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी कोटलक ग्राम में 9 मई 1866 में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नौकरशाही किसको छुपा हुआ राजद्रोही मानती थी। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को ब्रिटिश नौकरशाही छुपा हुआ राजद्रोही मानती थी। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की। तो इसकी स्थापना की थी 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अर्थात भारत सेवक समाज की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका उद्देश्य था राजनीति का आध्यात्मिकरण करना। इसका भारत सेवक समाज का मूल उद्देश्य था राजनीति का आध्यात्मिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा का उद्देश्य क्या था। गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, राजनीतिक उद्देश्य था प्रांतीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में स्वशासन की स्थापना करना था। प्रांतीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में स्वशासन की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था राजनीतिक वसीयतनामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले की राजनीतिक के आध्यात्मिकरण यानी कि राजनीतिक आध्यात्मिकरण से क्या तात्पर्य है। गोखले के राजनीतिक आध्यात्मिकरण से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब है कि राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं का नैतिकीकरण किया जाना चाहिए। राजनीतिक जीवन का तथा राजनीतिक संस्थाओं का नैतिकीकरण करना राजनीतिक आध्यात्मिकरण कहलाता है। दूसरा है कि साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन दोनों क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। तो यह है राजनीति के आध्यात्मिकरण का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा के 2 पक्ष थे, संवैधानिक सुधार करना और दूसरा था प्रशासनिक सुधार करना। यानी कि राजनीतिक वसीयतनामा में 2 प्रकार से सुधार करना था। एक तो संवैधानिक स्तर से सुधार करना और दूसरा था प्रशासनिक स्तर से सुधार करना। और ये सुधार के 3 स्तर थे। प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर और गृह शासन पर। इन 3 स्तरों पर गोखले राजनीतिक वसीयतनामा के आधार पर सुधार करना चाहते थे। तो ये था गोखले की राजनीतिक वसीयतनामा के प्रमुख पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन क्यों करते थे। गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश शासन का बनाए रखना क्यों चाहते थे। उनका मानना था कि भारत की प्रगति न्यायप्रिय ब्रिटिश जाति के संरक्षण में ही संभव थी। उनका ये मानना था कि भारत का जो विकास है वो ब्रिटिश जाति के अधीन रहकर ही हम उसको क्या कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर वो ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महादेव गोविंद रानड़े गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। तो गोखले के द्वारा राजनीति के आध्यात्मिकरण के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी, वह थी भारत सेवक समाज अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसी सोसाइटी के माध्यम से राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात कही थी गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोखले ने किन 2 आयोगों के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तो वह था वेलवी आयोग पहला
और दूसरा था हब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग। तो इन 2 आयोगों के सामने गोखले के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले के अनुसार आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है। गोखले के अनुसार आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है। तो गोखले के आर्थिक विचारों का मूल आधार आर्थिक राष्ट्रवाद था। आर्थिक विचारों का मूल आधार आर्थिक राष्ट्रवाद था। वे संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का इस प्रकार विकास चाहते थे कि भारत क्रमशः कृषि प्रधान देश के स्थान पर उद्योग प्रधान देश में बदल जाए, यानी कि परिवर्तित हो जाए। लेकिन कृषि प्रधान देश के स्थान पर औद्योगिक प्रधान देश बनाना चाहते थे। तो ये था आर्थिक राष्ट्रवाद और इनका मूल उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले के आर्थिक विचार क्या थे। तो गोखले के आर्थिक विचारों में निम्न बिंदु के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है नागरिक प्रशासन पर व्यय में कमी करने पर बल दिया था, यानी कि जो नागरिक प्रशासन होता था उसमें खर्चे की कमी करने पर बल दिया। दूसरा था सेना पर खर्चे कम करने पर जोर दिया। तीसरा था कर नीति और कर मात्रा में परिवर्तन पर बल दिया। चौथा है ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास के प्रयास किए जाएं। और पांचवा है भारतीय आर्थिक हितों के विपरीत रेल व्यवस्था के विकास का इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि भारतीय आर्थिक हितों के विपरीत रेल व्यवस्था के विकास में इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट है भारतीय उद्योगों के लिए सरकारी संरक्षण की मांग की। और सातवां है वित्तीय विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। तो ये थे गोखले के आर्थिक विचार और इन बिंदुओं के आधार पर गोखले के आर्थिक विचारों को स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले के राजनीतिक विचार बताइए। तो गोखले के जो राजनीतिक विचार है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोखले के जो राजनीतिक विचार हैं उनमें निम्न बिंदु के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है ब्रिटिश उदारवादी चिंतन में विश्वास करना, यानी कि वो ब्रिटिश उदारवाद या ब्रिटिश न्यायप्रियता में क्या करते थे, विश्वास करते थे। दूसरा है ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता में विश्वास करना। तीसरा है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की कामना करना। चौथा है प्रशासनिक सुधार संबंधी मांग करना। पांचवा है संवैधानिक साधनों में विश्वास करना। छठवां है ब्रिटिश नौकरशाही की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध करना। जो ब्रिटिश नौकरशाही की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी उसका विरोध करना। सातवां है स्वदेशी का समर्थन और बहिष्कार का विरोध करना। इसके बाद में है राजनीति का आध्यात्मिकरण। तो ये थे गोखले के राजनीतिक विचार और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर गोखले के राजनीतिक विचारों को क्या किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो दोस्तों किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बात किसने कही, बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के प्रमुख साधन, प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। तो इसके 4 उपकरण हैं। स्वदेशी का प्रचार करना, बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, तीसरा है निष्क्रिय प्रतिरोध और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना। तो ये इसके 4 प्रमुख साधन है। स्वराज्य प्राप्ति के 4 प्रमुख साधन हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा योजना के 2 बिंदु। यह भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना के 2 बिंदु कौन कौन से हैं। यानी कि इसने जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी तो उसके मुख्य बिंदु क्या थे, तो उसका सुझाव क्या था, मुख्य बिंदु क्या थे। तो उनका था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, यानी कि जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है उसका माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। दूसरा है एक राष्ट्रभाषा तथा एक सामान्य लिपि देवनागरी पर बल दिया था। एक सामान्य लिपि देवनागरी पर बल दिया था। तीसरा है तकनीक की शिक्षा पर बल और चौथा है धार्मिक शिक्षा पर बल। तो ये थे तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा योजना के महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो तिलक की शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार और जन आंदोलन का ज्वार भाटा पैदा करना था।
यानी कि वो शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण देश में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार करना चाहते थे और जन आंदोलन को उग्र रूप पैदा करना चाहते थे, यानी कि जन आंदोलन को और बढ़ाना चाहते थे। तो ये थे राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक के प्रमुख समाचार पत्रों के नाम बताइए। तिलक के प्रमुख समाचार पत्र हैं जिनमें मराठा है, मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। दूसरा है केसरी है, तो केसरी और मराठा इसके दो प्रमुख समाचार पत्र हैं। मराठा का संपादन अंग्रेजी में हुआ और केसरी का हुआ था मराठी भाषा में हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में राष्ट्रमत और चौथा है डेमोक्रेट है। तो ये इसके 4 प्रमुख समाचार पत्र हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि तिलक के समाचार पत्रों का उद्देश्य क्या था। तिलक के जो समाचार पत्र थे उनके संपादन का उद्देश्य क्या था। तो उनके संपादन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध जन असंतोष व्यक्त करना। दूसरा था जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार करना। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा कब लगाया गया था। तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा 1897 में लगाया गया था। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि तिलक के ऊपर पहला राजद्रोह का मुकदमा 1897 में लगाया गया था। उसके बाद में है इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक किसकी है। तो ध्यान रखना, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक वैलेंटाइन सिरोल की है। इंडियन अनरेस्ट की पुस्तक के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोल है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तिलक की जो प्रमुख पुस्तक है, रचना है उसके हैं, उसमें पहला है दी ओरियन जो 1897 में लिखी। उसके बाद में गीता रहस्य जो इसका उपनाम है कर्मयोग शास्त्र, गीता रहस्य या कर्मयोग शास्त्र है। तीसरी पुस्तक है कि वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। चौथी पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो ये इसकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इनमें से आपसे पूछी जा सकती है, यूँ भी पूछी जा सकती है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है जो कर्म योग शास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना कब और किसने की थी। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना 20 नवंबर 1884 में तिलक और उसके मित्र आगरकर व चिपलोणकर के साथ मिलकर की थी। तिलक व उसके मित्र आगरकर व चिपलोणकर के साथ मिलकर 20 नवंबर 1884 को दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना तिलक व उसके मित्र हैं आगरकर और चिपलोणकर, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 22 अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में की थी, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक के अनुसार स्वराज्य या गृह शासन का क्या अर्थ है। तिलक के अनुसार स्वराज्य या गृह शासन का क्या अर्थ है। तो स्वराज्य का अर्थ है कि ब्रिटिश शासन की मदद से तथा भारतीय जनमत का सम्मान करते हुए देश में एक उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना करना, ये तिलक के अनुसार स्वराज्य का अर्थ है। नेक्स्ट है तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए 2 उत्सवों के नाम बताइए। तो तिलक द्वारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। तो तिलक के द्वारा प्रारंभ किए गए सार्वजनिक उत्सव हैं, उनमें गणपति उत्सव जो 1893 में शुरू किया, और दूसरा है शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव को 1896 में शुरू किया गया था। तो ये दोनों ही सार्वजनिक उत्सव के नाम से जाने जाते हैं। और इसका जो मूल उद्देश्य है, इस सार्वजनिक उत्सव को शुरू करने का मूल उद्देश्य था कि आम जनता में आत्मसम्मान एवं गौरव की भावना के साथ सामूहिक स्तर पर राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था। तो ये था इसका मूल उद्देश्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्न यहीं तक हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।